क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं लेकिन कम करते हैं? क्या आपका मन फैसले लेने से पहले ही डर और संदेह में उलझ जाता है? तो आज की यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। हम जानेंगे थिंक लेस डू मोर किताब के जरिए कि कैसे कम सोचकर तेज निर्णय लेकर और निरंतर एक्शन लेकर हम अपने जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आइए इस परिवर्तन की शुरुआत यहीं से करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका हर अध्याय आपकी सोच से एक कदम आगे है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और सार्थक कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अध्याय 1, जब सोच ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। हर सुबह हम कुछ नया करने की इच्छा लेकर उठते हैं। मन में योजनाएं होती हैं, सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने की चाहत होती है। लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ता है, ये इच्छाएं कहीं खोने लगती हैं। उनके स्थान पर आता है असमंजस, संदेह और सबसे बड़ी बाधा, जरूरत से ज्यादा सोचना। हमें यही लगता है कि हम बेहतर सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सोच नहीं रहे, हम टाल रहे हैं। हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसे हम ही बनाते हैं, जिसे हम ही पोषित करते हैं, जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें इंसान फंसता तो खुद की भलाई के नाम पर है, लेकिन धीरे धीरे यह उसे उसकी क्षमता से दूर कर देता है। हम सोचते हैं कि यदि हम हर पहलू पर पहले से विचार कर लेंगे तो हम गलतियों से बच जाएंगे। लेकिन लेखक पीटर हॉलिंस साफ कहते हैं, ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति दरअसल ज्यादा डरने वाला व्यक्ति होता है। डर ही तो है जो सोचने को खींचता है। डर कि अगर हमने जल्दी निर्णय ले लिया और कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। डर कि लोग क्या सोचेंगे। डर कि क्या हम विफल हो जाएंगे। और ये डर खुद को सोच का नाम दे देता है ताकि हम इसे वैध ठहरा सकें। परंतु परिणाम क्या होता है? हम कुछ भी शुरू नहीं करते, हम शुरुआत को ही टालते रहते हैं। सोचने की यह आदत हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। दिन भर सोचते रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में कोई ठोस परिणाम नहीं मिलता। और हर दिन ऐसा होने पर भीतर एक खीज और एक आत्मग्लानि जन्म लेती है। काश मैंने कर लिया होता, काश मैं शुरू कर देता, काश मैं इतना न सोचता। लेखक बताते हैं कि समस्या यह नहीं है कि हम सोचते हैं, समस्या यह है कि हम केवल सोचते हैं, हम एक्शन नहीं लेते। सोचने और एक्शन लेने के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है, लेकिन वही रेखा हमारी सफलता और असफलता तय करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें सब पता होना चाहिए, हमें हर जवाब मालूम होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ें। लेकिन सच्चाई यह है कि जवाब चलते चलते मिलते हैं, समझ आगे बढ़ने से आती है, रास्ता चलते हुए बनता है। यह भ्रम कि पहले सब समझ लेंगे फिर कदम उठाएंगे, यही हमारी सबसे बड़ी बाधा बनता है। जब कोई कार्य हमारे सामने होता है और हम उसे लगातार टालते हैं तो हमारे भीतर दो आवाजें चलती हैं, एक जो कहती है कर लो और दूसरी जो कहती है रुको और सोचो। दुर्भाग्यवश हम दूसरी आवाज को ज्यादा मानते हैं क्योंकि वो आरामदेह लगती है, वो हमें कुछ न करने का बहाना देती है। लेकिन जीवन में बदलाव बहानों से नहीं, साहस से आता है। और साहस की पहली सीढ़ी है शुरुआत करना, बिना परफेक्शन की चिंता किए, बिना पूरी योजना के। लेखक जोर देकर कहते हैं कि हमें सोच के इस दुष्चक्र को पहचानना होगा। जब हम जान जाते हैं कि हम सोचने के नाम पर खुद को रोक रहे हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। सोच को सीमित करना कोई मूर्खता नहीं है, बल्कि ये समझदारी की निशानी है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोचने से निर्णय नहीं आते, सिर्फ थकावट आती है। दिमाग हर संभावित खतरे का नक्शा बनाता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि आगे बढ़ने से कौन सा दरवाजा खुलेगा। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन सोच को तभी तक जिंदा रखें जब तक वो आपको आगे बढ़ाए। जैसे ही वो आपको रोकने लगे, संकोच देने लगे, संदेह पैदा करने लगे, समझ जाइए कि अब ये सोच नहीं, आपका शत्रु बन चुकी है। हर महान कार्य की शुरुआत सोच से नहीं, एक छोटे से कदम से होती है, और वो कदम आपकी सोच को दिशा देने वाला बनता है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ बड़ा सोचें,
खुद से ये मत पूछिए कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, बल्कि ये पूछिए, अगर मैंने कभी शुरुआत ही नहीं की तो मैं क्या खो बैठूंगा। अब समय आ गया है सोच को विराम देने का और कार्य को आरंभ करने का। याद रखिए, आप जितना सोचेंगे उतना ही उलझेंगे, जितना करेंगे उतना ही निखरेंगे। अध्याय 2, निर्णय की शक्ति, सोच से आगे बढ़ने की असली चाबी। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि निर्णय लेना कोई बड़ा काम नहीं है। हम सोचते हैं कि निर्णय तो बस एक विचार है जिसे कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन लेखक पीटर हॉलिंस इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि जीवन में निर्णय लेना ही वो बिंदु है जहां सोच और कर्म के बीच की खाई पाटी जाती है। जब आप निर्णय लेते हैं तभी आप वास्तव में आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर भी ज्यादातर लोग निर्णय लेने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि यदि निर्णय गलत हो गया तो क्या होगा? क्या मैं पछताऊंगा? क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या मैं फिर से खड़ा हो पाऊंगा? ऐसे तमाम सवाल मन में उठते हैं जो हमें निर्णय की ताकत को पहचानने से रोकते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि निर्णय कोई अंतिम सत्य नहीं होता, वो एक प्रक्रिया है, एक रास्ता खोलने की चाबी है, न कि हर जवाब देने वाली कुंजी। निर्णय लेने की सबसे बड़ी रुकावट ये होती है कि हम परिपूर्णता की तलाश में होते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई निर्णय लें, वो पूरी तरह सही हो, उसमें कोई संदेह या रिस्क ना हो। लेकिन लेखक हमें सिखाते हैं कि निर्णय और जोखिम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी निर्णय 100% सुरक्षित नहीं होता, और अगर आप तब तक रुकते रहेंगे जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, तो शायद आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस किताब का एक गहरा संदेश है, सोचिए जरूर, लेकिन सोच को निर्णय में बदलिए। निर्णय को टालना अनिश्चितता को गले लगाना है, और अनिश्चितता कभी भी अपने आप नहीं हटती, उसे केवल एक्शन से हटाया जा सकता है। निर्णय लेना यानी ये तय करना कि आप अब भविष्य को गढ़ने जा रहे हैं, उसे बस सोचने में नहीं बिताने वाले। निर्णय लेने की आदत भी एक अभ्यास है। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आप अपने ऊपर विश्वास करना सीखते हैं। शुरू में आप डगमगाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे निर्णय लेने लगेंगे, वैसे वैसे आपके भीतर एक विश्वास जन्म लेगा कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी का मार्गदर्शन खुद कर सकता हूं। और ये विश्वास धीरे धीरे आपको बड़े निर्णय लेने की ताकत देगा। यहाँ लेखक एक गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू को उजागर करते हैं। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है, और यह अक्सर सबसे नुकसानदेह होता है। जब आप निर्णय नहीं लेते, तब आप परिस्थितियों के हाथों चलने लगते हैं। आप अपने नियंत्रण को खो बैठते हैं और दूसरों की मर्जी से अपनी दिशा तय करते हैं। यानी आप एक निष्क्रिय यात्री बन जाते हैं, न कि जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठा चालक। निर्णय लेने में देरी करने का एक और कारण है विकल्पों की भरमार। आज के समय में हमारे सामने हर दिशा में इतने विकल्प होते हैं कि दिमाग भ्रमित हो जाता है। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। जितने अधिक विकल्प, उतना ज्यादा तनाव और उतना ही ज्यादा निर्णय टालना। लेखक कहते हैं कि हमें इस थकान से बाहर निकलने के लिए कुछ सीमाएं तय करनी होंगी, जैसे कुछ निर्णयों को तुरंत लेना, जरूरत से ज्यादा विकल्पों को सीमित करना और परफेक्ट डिसीजन के बजाय गुड इनफ डिसीजन को अपनाना। कई बार हमें लगता है कि निर्णय लेने से पहले हमें ज्यादा जानकारी चाहिए, ज्यादा अनुभव चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अनुभव निर्णय से आता है, न कि जानकारी इकट्ठा करने से। आप जितना ज्यादा निर्णय लेने से भागेंगे, उतना ही अनुभव से दूर होते जाएंगे। लेखक की दृष्टि में निर्णय लेना आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है, और जब आप एक निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय ही आपको अगला रास्ता दिखाता है। हर निर्णय के बाद एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे आप सीखते हैं, कभी सफल होकर, कभी असफल होकर, लेकिन हर बार आप आगे बढ़ते हैं, और यही वृद्धि है। यदि आपने निर्णय न लिया होता तो आप उसी जगह पर रुके रहते, बिना किसी विकास के, बिना किसी दिशा के। निर्णय लेने की ताकत को समझने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। जीवन में कोई भी निर्णय हमेशा 100% सही नहीं होता, लेकिन जब आप अपने निर्णयों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, तो वो ही निर्णय सही साबित होते हैं, क्योंकि आपने उन्हें सफल बनाने के लिए काम किया। अंत में लेखक यही समझाते हैं कि निर्णय का विरोधाभास यही है कि वह हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन वही आपको स्पष्टता की ओर ले जाता है।
जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे तब तक आप रास्ते नहीं देख पाएंगे। इसलिए जब अगली बार आप किसी निर्णय के किनारे खड़े हों तो भीतर की आवाज को सुने। वह कहेगी, अब बहुत हो गया सोचना, अब वक्त है आगे बढ़ने का। अध्याय 3। परफेक्शन का भ्रम। पूर्णता नहीं, प्रगति जरूरी है। हम सबने कहीं ना कहीं ये महसूस किया है कि जब तक कोई काम पूरी तरह सही ना हो तब तक उसे शुरू नहीं करना चाहिए। एक तरह से ये सोच अच्छी लगती है, जो भी करें पूरी तैयारी से करें, सब कुछ सही हो, कोई गलती ना हो। लेकिन लेखक पीटर हॉलिन्स इस सोच को बेहद खतरनाक बताते हैं। उनके अनुसार ये परफेक्शन की चाह असल में एक छिपी हुई मानसिक जड़ता है जो हमें रोकती है, टालती है और अंदर ही अंदर हमें थका देती है। जब हम परफेक्शन की बात करते हैं तो दरअसल हम किसी कार्य को आगे बढ़ाने की बजाय उसे बार बार टालते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन वो सब कुछ ठीक होना कभी आता ही नहीं। जीवन में कोई समय परफेक्ट नहीं होता। कोई भी स्थिति, योजना या मनस्थिति ऐसी नहीं होती जो पूर्णता की कसौटी पर खरी उतरती हो। और अगर हम उसी इंतजार में बैठे रहते हैं तो हम सिर्फ समय को खोते हैं और अपने साथ अपनी संभावनाओं को भी। किताब हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि प्रगति हमेशा परफेक्शन से बेहतर होती है। यानी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना, थोड़ी थोड़ी गलतियां करना और फिर उनसे सीखना। ये रास्ता कहीं ज्यादा सशक्त है बजाय उस राह के जहां हम पहले ही दिन सब कुछ सही करने का दबाव अपने ऊपर ले लेते हैं। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि जब हम किसी कार्य को परफेक्ट बनाने में उलझ जाते हैं तो हम उसे इतना जटिल बना लेते हैं कि उसकी शुरुआत ही नहीं होती। और अगर कभी शुरुआत कर भी ली तो हर छोटी सी खामी हमें रोक देती है। हम बार बार एडिट करते हैं, सुधारते हैं, हटाते हैं, दोबारा बनाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। ये आत्म संशोधन की नहीं बल्कि आत्म अवरोध की स्थिति है। परफेक्शन का यह जाल उन लोगों के लिए और भी खतरनाक होता है जो बहुत संवेदनशील होते हैं, जिनमें आत्म मूल्यांकन की प्रवृत्ति अधिक होती है। ऐसे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया जो श्रेष्ठ नहीं था तो लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे या फिर वे खुद को ही नकार देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया परफेक्शन नहीं, प्रामाणिकता को महत्व देती है। जो इंसान कुछ करता है, भले ही उसमें कमियां हों, वो उस इंसान से बहुत आगे होता है जो सिर्फ सोचता रहता है लेकिन करता कुछ नहीं। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि यदि आप परफेक्ट काम के इंतजार में हैं तो आप एक बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। परफेक्शन एक झूठा आदर्श है जिसे कभी कोई नहीं छू सका। और जो लोग सफल हुए हैं वे इसलिए नहीं कि वे परफेक्ट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरुआत की, गलतियां की और फिर उन गलतियों से सीखा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम खुद से ये सवाल करें, क्या मैं कुछ नया इसलिए नहीं शुरू कर रहा क्योंकि मुझे डर है कि वो परफेक्ट नहीं होगा? क्या मैं इसलिए पीछे हट रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तैयारी अधूरी है? अगर हाँ, तो आपको समझना होगा कि अधूरी तैयारी भी शुरुआत के लिए काफी है, क्योंकि असली तैयारी तो रास्ते में होती है। जब आप करते हैं, जब आप अनुभव लेते हैं, जब आप असफल होते हैं और फिर उठते हैं। लेखक हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हर शुरुआत असहज होती है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हम उसमें कमजोर होते हैं। जब हम कोई नया काम करते हैं तो हम उसमें गलतियां करते हैं, लेकिन यही गलतियां ही हमें वो अनुभव देती हैं जो किताबें या सोच नहीं दे सकती। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं तो ये बिल्कुल सामान्य है। ये सोचने का समय नहीं बल्कि करने का समय है। जीवन में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अपनी अधूरी तैयारी के साथ भी शुरुआत कर देते हैं। वे परफेक्ट की चिंता नहीं करते। वे जानते हैं कि काम पूरा होना जरूरी है, न कि बेदाग होना। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर करते हैं तो महीनों में आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां दूसरे अब तक सोच ही रहे होते हैं। इस अध्याय का सार यही है, परफेक्शन की तलाश छोड़िए, उसके बजाय प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाइए। अपने काम को करते जाइए, फिर उसे बेहतर बनाइए, फिर और बेहतर कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि जो कदम आपने उठाया ही नहीं उसमें सुधार की कोई संभावना भी नहीं होती। आपका उद्देश्य होना चाहिए सीखना, आगे बढ़ना
और धीरे धीरे बेहतर बनना। और यही वो मानसिकता है जो आपको सोच से बाहर निकालकर कर्म की राह पर ले जाती है। जब आप खुद को अनुमति देते हैं कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं, फिर भी मैं करूंगा, तब आप वाकई जीवन को छूने लगते हैं। अध्याय 4, सोच और भावना के बीच की लकीर, जब दिल और दिमाग टकराते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो निर्णय लेते हैं वे तर्क पर आधारित होते हैं, विचारों, विश्लेषण और अनुभवों के आधार पर। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। हमारे अधिकतर निर्णय वास्तव में भावनाओं से प्रेरित होते हैं, और जब हम खुद को सोच रहा समझते हैं, तब भी हम असल में किसी भावना के दबाव में सोच रहे होते हैं। डर, असुरक्षा, शर्म, आत्मसंदेह या अस्वीकृति की भावना से। यही वो छिपी हुई परत है जिसे अगर हम पहचानना सीख जाएं, तो हम अपने निर्णयों और जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेखक पीटर हॉलिंस बताते हैं कि सोच और भावना दो अलग शक्तियां हैं, लेकिन आम तौर पर ये आपस में घुली मिली रहती हैं। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन उस लॉजिक के पीछे भी एक भावना छिपी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अवसर हमारे सामने आता है और हम उसे लेने से पीछे हटते हैं, तो हम अपने आप को समझाते हैं कि ये सही समय नहीं है या मैं अभी तैयार नहीं हूं। पर जरा ध्यान दीजिए, क्या ये वाकई एक तर्कपूर्ण सोच है या ये डर की भावना है? क्या हमारे भीतर ये डर नहीं है कि हम असफल हो सकते हैं? क्या ये सोच एक तरह की सुरक्षा की दीवार नहीं है जिसे हमारे डर ने खड़ा किया है? जब हम किसी काम को बार बार टालते हैं, तो उसका कारण सोच नहीं, भावना होती है। हम डरते हैं, असहज महसूस करते हैं, शर्माते हैं या भीतर ही भीतर खुद को छोटा आंकते हैं। और इन भावनाओं को हम एक तर्क के खोल में लपेट देते हैं ताकि हमें खुद पर शर्म ना आए। हम कह देते हैं कि मैं सोच रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, जबकि सच तो ये होता है कि हम भीतर ही भीतर भाग रहे होते हैं। लेखक इस अध्याय में हमें ये चेतना देना चाहते हैं कि जब तक हम इन दोनों को अलग अलग पहचानना नहीं सीखते, सोच और भावना, तब तक हम कभी स्पष्ट और सशक्त निर्णय नहीं ले पाएंगे। हमारी भावनाएं अक्सर इतनी गहरी होती हैं कि हमें उनका अस्तित्व तक नहीं पता होता। वे हमारी सोच को धीमे धीमे प्रभावित करती हैं, हमारे आत्मविश्वास को गुनगुनाकर कमजोर करती हैं और हमें यकीन दिलाती हैं कि हम खुद निर्णय ले रहे हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि हमारा डर, शर्म या आत्मसंदेह ही निर्णय ले रहा होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भावनाएं खराब हैं? नहीं। लेखक यह नहीं कहते कि भावनाओं को खत्म कर दो। वे कहते हैं, पहचानो, हर भावना को समझो, उसे पकड़ो, उसका नाम लो और तब सोचो। जब आप जानते हैं कि आप किसी निर्णय को किस भावना की वजह से ले रहे हैं, तब आप उसे पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। तब आपकी सोच वास्तव में सोच बनती है, भावनाओं से मुक्त, निष्पक्ष और शक्तिशाली। इस पहचान का सबसे पहला कदम है खुद से ईमानदार संवाद। जब आप किसी कार्य को करने से पीछे हटते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई सोच रहा हूं या मैं डरा हुआ हूं? क्या मैं सचमुच अभी तैयार नहीं हूं या मैं बस अस्वीकृति से डरता हूं? क्या मैं निर्णय टाल रहा हूं क्योंकि यह गलत है या इसलिए क्योंकि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता? ये सवाल कठिन है, लेकिन इन्हीं में हमारी असली स्वतंत्रता छुपी है। जब आप अपने अंदर की भावनाओं को उनके नाम से पहचानते हैं, तो आप उन पर अधिकार पा लेते हैं। आप उन्हें देखकर कह सकते हैं, हाँ, मैं डर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। यही वह ताकत है जो जीवन को बदलती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक इस अध्याय में कहते हैं, वह यह है कि भावनाएं कभी स्थायी नहीं होती। हम जिस डर, जिस असहजता या जिस असुरक्षा को लेकर एक निर्णय नहीं ले पा रहे, वह भावना कुछ समय बाद बदल जाती है। लेकिन अगर हम उस भावना के बहाव में बह गए, तो हम निर्णय चूक जाते हैं, और उसके साथ वह अवसर भी। इसलिए जब हम सोच और भावना को अलग अलग देख पाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि कौन सी सोच तर्क पर आधारित है और कौन सी बस एक अस्थायी भावनात्मक प्रतिक्रिया। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन को सही दिशा में चलाना है तो यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारा निर्णय किस शक्ति से संचालित हो रहा है। क्या हम वाकई सोच के आधार पर निर्णय ले रहे हैं या बस अपने डर, हिचकिचाहट या आत्मसंदेह को तर्क का नाम दे रहे हैं? जब तक हम यह अंतर नहीं समझते, तब तक हम खुद को धोखा देते रहेंगे।
जैसे ही हम अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं और फिर उन्हें शांत करते हैं। फिर हम सोच की शक्ति का प्रयोग करते हैं, बिना बाधाओं के, बिना भ्रम के। यही वह क्षण होता है जब इंसान भीतर से मुक्त होता है। और वही आंतरिक स्वतंत्रता ही साहस, एक्शन और सफलता की असली शुरुआत होती है। अध्याय 5, निर्णय की धार। जब टाल मटोल आपके सपनों को निगलने लगती है, क्या आपने कभी किसी ऐसे क्षण को महसूस किया है जहां आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को जानते थे, लेकिन फिर भी उसे करने का साहस नहीं जुटा पाए? वो काम आपका था, जरूरी था, संभव भी था, लेकिन फिर भी आपने कहा, कल करूंगा, अभी मन नहीं है, या थोड़ा और सोच लेता हूं। यही वह आदत है जिसे लेखक पीटर हॉलिंस इस अध्याय में सबसे बड़ा मानसिक जहर कहते हैं। टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल एक ऐसी प्रक्रिया है जो न तो अचानक शुरू होती है, न ही स्पष्ट रूप से सामने आती है। ये धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीके में समा जाती है। हम खुद को ये समझाते हैं कि हम बस थोड़ी देर में करेंगे, कि अभी समय नहीं है, कि मूड नहीं बना है। लेकिन धीरे धीरे वह थोड़ी देर कभी ना खत्म होने वाला इंतजार बन जाती है। और इस इंतजार में हम केवल समय नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आग भी खो देते हैं। लेखक बताते हैं कि टाल मटोल का सीधा संबंध निर्णय लेने की अक्षमता से है। जब हम निर्णय नहीं ले पाते, तभी हम चीजों को टालते हैं। और निर्णय नहीं लेने के पीछे अधिकतर कारण भावनात्मक होते हैं। असफलता का डर, आलोचना का भय, जिम्मेदारी का बोझ या आत्मसंदेह। हम अक्सर सोचते हैं कि निर्णय लेना एक सोचने की प्रक्रिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि निर्णय लेना एक भावनात्मक चुनौती है। जब हम टालते हैं तो हम भीतर ही भीतर खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। हर बार जब आप एक जरूरी काम को आगे सरकाते हैं, तब आप अपने मस्तिष्क को एक संदेश भेजते हैं, मैं तैयार नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं। और यह संदेश आपकी आंतरिक शक्ति को धीरे धीरे खा जाता है। यही कारण है कि जब आप बार बार टालते हैं तो आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है और काम की ओर एक बोझ जैसा अनुभव होने लगता है। लेखक का कहना है कि टाल मटोल से निपटने का पहला तरीका है निर्णय की आदत डालना। निर्णय लेने में देरी करना ही टाल मटोल की जड़ है। आप जितना जल्दी निर्णय लेना सीखेंगे, उतना ही कम टालेंगे। निर्णय का अर्थ यह नहीं कि आप तुरंत पूरा समाधान निकाल लें, बल्कि यह कि आप तय कर लें, अब करना है। कई लोग सोचते हैं कि निर्णय लेने के लिए सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन लेखक इसे उल्टा बताते हैं। जब आप निर्णय लेते हैं तभी चीजें स्पष्ट होती हैं, जैसे आप धुंध के बीच में ड्राइव कर रहे हो। जब तक आप आगे नहीं बढ़ते, रास्ता दिखाई नहीं देता। निर्णय वही पहला कदम होता है जो अंधेरे में पहला दिया जलाता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। और जब दिमाग को यह महसूस होता है कि आप नियंत्रण में हैं, तब वह सक्रिय होता है, ऊर्जा पैदा करता है और काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए निर्णय लेना न सिर्फ कार्य का पहला हिस्सा है, बल्कि वह आपकी पूरी कार्यशक्ति का आधार है। अक्सर हम निर्णय लेने में इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने गलती कर दी तो क्या होगा। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि कोई निर्णय लेना, भले ही वह गलत हो, कोई निर्णय न लेने से बेहतर है। क्योंकि गलत निर्णय आपको सिखाते हैं, लेकिन निर्णय न लेना सिर्फ पछतावा छोड़ता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात यह कही गई है कि निर्णय लेना कोई एक बार की क्रिया नहीं है, यह एक आदत है। जितना अधिक आप छोटे छोटे निर्णय लेने की आदत डालेंगे, जैसे सुबह किस समय उठना है, कौन सा कार्य पहले करना है, क्या जवाब देना है, उतना ही आपका मस्तिष्क मजबूत होता जाएगा। यह आदत आपको धीरे धीरे हर बड़े निर्णय के लिए तैयार करती है। टाल मटोल को हराने का तरीका यह नहीं कि आप खुद को दोष दें या जबरदस्ती करें, बल्कि यह है कि आप निर्णय लेने का अभ्यास करें। छोटे से शुरू कीजिए। आज, अभी, इसी वक्त आप क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा काम चुनिए और उसे बिना टाले पूरा कीजिए। यही एक काम आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि हमें अपने निर्णयों को लेकर खुद पर भरोसा करना सीखना होगा।
हो सकता है कुछ निर्णय गलत साबित हों, लेकिन वे आपको सिखाएंगे। और हर निर्णय, चाहे सही हो या गलत, आपको आगे बढ़ाएगा। यही वह गहराई है जो इस अध्याय को बाकी सभी से जोड़ती है, कि जीवन केवल सोचने से नहीं, निर्णय और एक्शन से बदलता है। अध्याय 6, कम सोचें, ज्यादा करें। जब कार्रवाई ही असली सोच बन जाए, अब तक आप जान चुके हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना, परफेक्शन की चाह, भावनाओं का दबाव और निर्णय लेने में देरी, ये सभी बाधाएं सिर्फ एक चीज से खत्म होती हैं, करने से। यही लेखक पीटर हॉलिंस का अंतिम और सबसे स्पष्ट संदेश है, सोच को क्रिया में बदलिए। क्योंकि दुनिया में जितनी भी महान बातें कही गई हैं, वे तभी महान बनी जब उन्हें किया गया, सिर्फ सोचा नहीं गया। हमें से ज्यादातर लोग इस विश्वास में जीते हैं कि हमें पहले सब समझना होगा, सब जानना होगा, और जब सब निश्चित हो जाएगा तब हम कुछ करेंगे। लेकिन यह एक धोखा है। सोच कभी भी इतनी पूरी नहीं हो सकती कि वह रास्ते का हर मोड़ बता दे, क्योंकि असली ज्ञान, असली स्पष्टता और असली आत्मबल करने से आता है, सोचने से नहीं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि हमें अपनी सोच को सम्मान देना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि सोच का कार्य है मार्ग दिखाना, न कि मार्ग पर चलना। अगर सोच एक नक्शा है तो कदम उठाना यात्रा है, और बिना यात्रा के नक्शा केवल एक कागज भर रह जाता है। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो आप न केवल बाहरी दुनिया में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने भीतर भी परिवर्तन महसूस करते हैं। हर छोटी सी सफलता, हर छोटी सी कोशिश, हर एक्शन आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। आप खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानने लगते हैं जो सिर्फ सोचता नहीं, करता भी है। और यही पहचान, यही आंतरिक छवि धीरे धीरे आपकी आदत, आपका व्यवहार और फिर आपका भविष्य तय करती है। लेखक कहते हैं, गति में स्पष्टता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो चीजें स्पष्ट होती जाती हैं। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप अपनी सोच को जमीन पर उतारते हैं। यह वही क्षण होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, लेकिन जो करते हैं उन्हें अनुभव मिलता है, और अनुभव सोच से कई गुना अधिक मूल्यवान होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि शुरुआत कहां से करें, क्या यह रास्ता सही है, क्या यह फैसला ठीक होगा। लेकिन लेखक का कहना है कि कोई भी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वह आपके अंदर बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े लक्ष्य को लेकर शुरुआत करें। आप एक छोटा सा कार्य भी चुन सकते हैं, लेकिन उसे आज ही, अभी ही करें। उसी एक कार्य से आपको गति का स्वाद मिलेगा, और यह गति ही आपको आगे धकेलती रहेगी। इस अध्याय में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है, अपनी कार्यशैली को सरल बनाइए। कई बार हम इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि करना मतलब बहुत बड़ा करना। लेकिन नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठकर कोई एक काम करना भी करना कहलाता है। लेखक इसे मिनिमम वायबल एक्शन कहते हैं, यानी वह न्यूनतम क्रिया जिससे आपकी सोच क्रियाशील बन जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो आपको आज पूरी किताब नहीं लिखनी, आपको बस आज का एक पेज लिखना है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको अभी जिम का पूरा प्लान नहीं चाहिए, बस आज 15 मिनट टहल लीजिए। जो भी बड़ा है वह छोटे कदमों से ही बनता है, लेकिन पहला कदम उठाना अनिवार्य है। लेखक इस अध्याय को समाप्त करते हुए कहते हैं, सोचने से योजना बनती है, लेकिन करने से जिंदगी बनती है। जो व्यक्ति सोचता है वह केवल संभावनाओं में जीता है, लेकिन जो करता है वह वास्तविकता को आकार देता है। हर दिन, हर क्षण, हर छोटी छोटी क्रिया आपके भविष्य को गढ़ रही है। इसलिए जो भी करें, करें, टालें नहीं। आपका लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, आपका लक्ष्य है लगातार करते रहना, सीखते रहना और बेहतर होते जाना। यही सोच थिंक लेस डू मोर का असली सार है। तो दोस्तों, ये थी थिंक लेस डू मोर की पूरी समरी, जिसका एक एक अध्याय हमें यही सिखाता है कि सोच कर अटकना नहीं है, बल्कि सोच से आगे निकलकर करना है। अब आपके पास सब कुछ है, समझ भी, रास्ता भी और हिम्मत भी। अब केवल एक चीज बची है, एक्शन, और वही आपका भविष्य बदलेगा। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कौन सी लाइन ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलता है
आपको ऐसा कंटेंट जो सोच से नहीं, करने की ताकत से भरा हुआ होता है।